नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज देश में विभिन्न जगहों पर चर्चाएं हो रही हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के। तो चलिए हम सब समझते हैं कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है? यह किस राज्य पे सबसे सर्वप्रथम लागू हुआ, इसका देश पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसका विरोध अगर हो रहा है तो किन बातों को लेकर के हो रहा है, ठीक है? और कानून में इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है? समान नागरिक संहिता को या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को चलिए समझते हैं उसके शब्दों के माध्यम से। देखिए यूनिफ़ॉर्म वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है वो एक रूपता के लिए होता है, यानी कि होमोजेनिटी, यानी एक जैसे के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्कूलों का। देखिए स्कूलों में बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका सिंपल सा उद्देश्य होता है कि बच्चे किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से अलग हैं, सब एक हैं और उनका ध्यान केवल पढ़ाई पे लगा रहे। इस वजह से यूनिफ़ॉर्म वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि स्कूल एक टीम बिल्डिंग की भावना को प्रमोट करता है। बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की अमीरी या गरीबी का भाव ना आए और वो सामाजिक भेदभाव से दूर रहें। सिंपली यूनिफ़ॉर्म का वर्ड ये सूचित करता है। तो यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म क्या बोलता है? यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म वर्ड बोलता है राष्ट्र में की नज़र में हम सब एक हैं, भले ही हम किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, ठीक है? अब जब सिविल वर्ड आता है तो देखिए सिविल वर्ड क्या यूज़ करता है? ये क्या होता है? रिलेटेड टू ए कॉमन मैन होता है, एक आम नागरिक के लिए ये वर्ड सूचित करता है। अब देखिए कोड वर्ड आता है। अब ये कोड वर्ड क्या है? कोड देखिए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसको कि हम संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक जैसा कानून सभी नागरिकों के लिए, यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है? अब ये एक जैसा कानून सभी नागरिकों के लिए लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए भारत में कुछ क्रिमिनल लॉज़ हैं, कुछ सिविल लॉज़ हैं। तो क्रिमिनल लॉज़ जो होते हैं वो तो सभी देश में, पूरे देश में एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई हत्या कर देता है या हत्या करता है या चोरी करता है तो उसके ऊपर जो कानून के हिसाब से धाराएँ लगेंगी वो पूरे देश में एक जैसी लगेंगी, ठीक है? अब जब सिविल लॉज़ की बात करते हैं तो सिविल लॉज़ में देखिए कुछ पर्सनल लॉज़ होते हैं, जैसे कि मैरिज एक्ट, डिवोर्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स होते हैं। अब वो धर्म के हिसाब से हैं, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। तो इन्हीं सारे एक्ट्स को अलग-अलग एक्ट या धाराओं को, इन कानूनों को एक जैसे एक रूप में ले आना ही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है, ठीक है? अब इसके विषय में समझते हैं हमारा संविधान क्या कहता है। देखिए हमारे संविधान में 2 चीज़ें हैं, एक मौलिक अधिकार होते हैं जिसको कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं पूरे देश में एक जैसे होते हैं, एक जैसे अप्लाई होते हैं, पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य में अपनी अलग-अलग कंडीशंस के हिसाब से उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है? अब हमारा संविधान क्या कहता है? देखिए हमारे जो राज्य के संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून है वो एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है? यानी कि व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का भले ही हो, पर उसके ऊपर जो कानून लगेंगे वो एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है? ये हमारा भारत का संविधान कहता है। तो अब हम समझते हैं कि ये कहाँ पर लागू हुआ। देखिए जब उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कहना था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम इसको अपने प्रदेश में सर्वप्रथम लेकर के आएंगे, जब हम चुन कर के आते हैं उसके बाद, ठीक है? उन्होंने कहा था कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि का विज़न है कि सबका साथ सबका विश्वास। तो हम इस भावना को आगे बढ़ाते हुए इस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने का प्रयास करेंगे। और जब वो चुन कर के आए तो उन्होंने 6 फरवरी 2024 को इसका जो बिल था वो कैबिनेट में या विधानसभा के पटल पर इसे
प्रेषित किया और इसे सफलतापूर्वक कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, उत्तराखंड देश का सर्वप्रथम राज्य बना जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त कर कैबिनेट द्वारा जहाँ पर इसको मंजूरी मिली। नोट कर लीजिए कहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सर्वप्रथम कहाँ पर अप्लाई हुआ, ये उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट द्वारा सर्वप्रथम मंजूर हुआ। पर ये हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत से पहले गोवा ऐसा प्रदेश था जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा 1867 में ही लागू कर दिया गया था और जब गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ तो वह इस बिल के या इस कानून के साथ ही स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए, नोट करिए कहीं पर कि गोवा एक ऐसा राज्य था जहाँ पर सर्वप्रथम यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ था। पर जब हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली। ठीक है। अब ये जो बिल आया था ये इतनी आसानी से नहीं बना था। देखिए, इसके लिए पूरा पैनल तैयार किया गया था। इस पैनल को लीड किया था सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश जी ने इसे लीड किया था और इसको 4 वॉल्यूम्स में कम से कम 749 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी या मसौदा तैयार किया गया था और इसमें करीब 7.33 लाख रिकमेंडेशंस थे जिसको 70 पब्लिक फोरम पर डिस्कशन किया था और 60,000 लोगों के साथ इसको डिस्कशन करने के बाद ये बिल की बातें प्रस्तुत की गई थी, जिसे जो है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है कैबिनेट द्वारा मंजूर कराया गया, पास कराया गया। अब इस पे राज्यपाल के सिग्नेचर होने हैं और राज्यपाल इसे चाहे तो राष्ट्रपति के पास भी सिग्नेचर करने के लिए भेज सकता है। तो इस प्रकार से यह उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पर कि इस बिल को मंजूरी मिली। ठीक है। अब देखिए, ये एक्ट कहता क्या क्या है, किन कानूनों पे काम करता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो विवाह के लिए काम करता है। विवाह, डिवोर्स यानी मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सबसे जो बड़ी बात है वो लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये कानून लाया गया। देखिए, अब हम समझते हैं किन विवाह के लिए यह क्या करता है और क्या इस कानून में हटाया गया चीज़ें और क्या चीज़ें इसमें रखी गई। देखिए, विवाह के लिए उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराना सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन जिनकी शादियां या विवाह पहले से हो चुके हैं उसको उनमें से 26 मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई हैं उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और यह रजिस्ट्रेशन आप नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के द्वारा बहुत ही आसान एक एप्लीकेशन या एक फॉर्म के द्वारा भर करके कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो मुख्य बात कही गई कि एक पति या एक पत्नी के जीवित होने पर आप किसी भी प्रकार से दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक पति और पत्नी के जीवित होने पर आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या बातें हटा दी गई, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो बहु विवाह यानी बहुत कई विवाहों का प्राविधान था, उस बात को इस कानून से सिरे से हटा दिया गया है। ठीक है। यह कानून जो है वो एक विवाह की बात करता है, जो एक विवाह वो भी रजिस्टर्ड विवाह यानी कि जिसका पंजीकरण हो गया हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं तलाक की या डिवोर्स की। ठीक है। डिवोर्स में भी देखिए, इन्होंने सिंपली कहा है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि अगर विवाह के होने के 1 साल के भीतर तो आप तलाक ले ही नहीं सकते, डिवोर्स लेना ही नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अगर डिवोर्स उसके बाद भी लेना है तो डिवोर्स के लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है। यानी कि उसको कानून के मसौदे के अंदर लाना होगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी भी घरेलू झगड़े या किसी भी घरेलू विवाद के तहत अगर डिवोर्स हो रहा है और अगर उसमें और उन पति पत्नी का कोई बच्चा भी है और बच्चा 5 साल या उससे कम का है तो बच्चे की कस्टडी उसकी मदर को दे दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें इस कानून के तहत उन्होंने क्या हटा दिया गया,
3 तलाक का कानून पूर्णतः हटा दिया गया है। यानी कि आप शब्दों के द्वारा या मुँह से कह के तीन तलाक कह कर के आप किसी को तलाक नहीं दे सकते। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो है इसमें कुछ चीज़ों क्या चीज़ें हटाई गई, 3 तलाक पूरी तरीके से हटा दिया गया। अच्छा, इस कानून में मुस्लिम महिलाओं की जो चिंताएँ थीं उनको पूर्णतः ध्यान रखते हुए इन कानूनों को हटाया गया है। ठीक है? ये जितने भी कानून बने हैं, देखिए सब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाओं को इन कानूनों के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है? अब जैसे प्रॉपर्टी का जो कानून है उसमें क्या कहा गया है, जितना हक बेटे का है उतना हक बेटी का भी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे उसके बेटे के साथ साथ बेटी का भी पूर्णतः अधिकार है। देखिए यहाँ पे भी बेटियों के हक की बात की गई है। इन कानूनों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्णतः महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कानून के माध्यम से। ठीक है? और एक चीज़ और बात इसमें कही है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी अपनी वसीयत का हकदार बना सकता है। ठीक है? अब जो सबसे बड़ी बात जिसको इसमें सबसे ज़्यादा बहस हुई वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बिना विवाह के जब कोई लड़का या लड़की जो वयस्क हैं जब साथ में रहने का निर्णय करते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है। ठीक है? अब लिव इन रिलेशनशिप के में ये कानून क्या कहता है, देखिए लिव इन रिलेशनशिप को इसने इल्लीगल नहीं कहा, इसने लीगल बोला। इस कानून कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, मगर उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक कानून के तहत आपको सूचित करना पड़ेगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अभी मैं समझाता हूँ क्यों ज़रूरी है। पहले ये जान लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कितने दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऐसा ना करने पर आपको 6 महीने की जेल और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब दूसरी बात ये क्या कहता है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप 21 साल के हैं या लड़का या लड़की 21 साल के हैं तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करा करके रह सकते हैं। मगर अगर आपकी उम्र 21 से कम है या 18 और 21 के बीच में है तो आपको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल लेना होगा और उसको सबमिट करना होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी करा गया। देखिए रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करा देंगे आप कानून के दायरे में आ जाएंगे और उसके बाद अगर लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते हैं या उनमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो कानून के द्वारा हम ये जांच सकता है कानून कि क्या इसको ये दोनों लोग की पहले से कोई पूर्ण विवाह तो नहीं हुआ था, क्योंकि अगर विवाह होगा तो वहाँ भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो वहाँ से उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी। दूसरा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसमें ये जांच करने की कोशिश करेगा ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई माइनर है। मोस्टली क्या जांच करेगा कि इसमें से जो लड़की है, जो गर्ल है, वो माइनर तो नहीं है। इस प्रकार ये भी कानून महिला सशक्तिकरण की या महिलाओं को एक तरीके की ताकत प्रदान कर रहा है। ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कानून की ये थी कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान किसी का जन्म हो जाता है और अगर लिव इन रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो वो बच्चा लेजिटिमेट नहीं कहलाएगा। ठीक है? उसको कानूनी रूप से पूर्णतः वही अधिकार मिलेंगे जो दूसरे बच्चों को मिलते हैं। देखिए बहुत बड़ा इस कानून में परिवर्तन करके बहुत सशक्त किया गया इस कानून को। लिव इन रिलेशनशिप के लिए इस कानून पे बहुत सारा सोचा गया और बहुत से अधिकार महिलाओं को मिले, उनके बच्चों को इस तरीके के अधिकार मिले। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना अब उतना आसान नहीं हो गया जितना महानगरों में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ठीक है? और इसके कानून बनाने के बाद देखिए ये कानून बनाने के बाद महिलाओं को बहुत ही शक्ति मिली है और राष्ट्र जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है और इससे महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए देखिए ये सब कानून बनाए गए हैं। ठीक है? अब अगर हम देखें तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, देखिए विरोध जो है वो कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अब एक पत्र के द्वारा से ये लिखा है कि जो हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का इससे हमारा हनन हो रहा है, क्योंकि हम शरीयत के कानून को नहीं लागू कर पा रहे हैं। अब शरीयत का कानून क्या है? देखिए, शरीयत का कानून मतलब होता है कि कुरान का कानून, या कुरान के अंतर्गत उनके पैगंबर श्री मोहम्मद जी द्वारा लिखे गए कुछ जो बातें लिखी गई हैं, उसके आधार पर जो कानून चलता है, उसको हम शरीयत का कानून कहते हैं। ठीक है। अब इस मुद्दे पर जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। तो जो ये कानून है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे देश की महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, महिला सशक्तिकरण हो, राष्ट्र के सभी नागरिक एक जैसे हैं, एक जैसा कानून हो, यानी कि ये कानून जो है राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन तथ्यों पे, इन चीज़ों पे बात कर रहा है। उम्मीद है इन शब्दों के द्वारा, बहुत आसान शब्दों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है। ठीक है। अब यूनिफॉर्म तैयारी कर रहे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इन बातों को नोट कर लें। इन बातों से उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी अपने कंपटीशन में, ये उम्मीद है, ये उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है। और 2 बातें आपके लिए कहूँगा। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। हिम्मत ना छोड़िएगा, भविष्य बहुत बेहतरीन होगा। इन शब्दों के साथ आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।